बंधक या जिसे हम इंग्लिश में मॉर्गेज कहते हैं, उसका अर्थ है किसी आड़ की सुरक्षा के लिए अपनी संपत्ति को गिरवी रखना। भारतीय संप्रेषण अधिनियम 1882 की धारा 58 के अनुसार विभिन्न प्रकार के बंधकों की व्यवस्था की गई है। इन बंधकों में अंग्रेजी बंधक और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक प्रमुख हैं। इन दोनों बंधकों में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं जो इस उत्तर में विस्तार से बताए जा रहे हैं। धारा 58 उपविभाग ई के अंतर्गत जब बंधकदाता यह स्पष्ट रूप से कहता है कि वह एक निश्चित तिथि को आरण का भुगतान करेगा और संपत्ति को बंधकधारी के नाम पर पूरी तरह से तब तक स्थानांतरित कर देता है जब तक आरण चुकता नहीं होता, तो यह अंग्रेजी बंधक कहलाता है। अंग्रेजी बंधक के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। सबसे पहले, आरण का निश्चित समय पर भुगतान करने की व्यक्त की गई प्रतिज्ञा। दूसरा, संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व बंधकधारी को हस्तांतरित किया जाता है। और तीसरा, आरण चुकाने पर बंधकधारी संपत्ति बंधकदाता को लौटा देता है। उदाहरण के तौर पर, राम ने श्याम से 10 लाख रुपए उधार लिए और यह वादा किया कि वह यह राशि 2 साल में चुका देगा। इसके साथ ही राम ने अपना मकान श्याम के नाम पर तब तक के लिए लिख दिया जब तक आरण चुका न दे। इसे ही अंग्रेजी बंधक कहा जाता है। अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध केस लॉ की, सेंटली बनाम वाइल्ड 1899। इस केस में अंग्रेजी बंधक की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया था कि यह केवल आरण की सुरक्षा के लिए होती है, न कि किसी वास्तविक बिक्री के लिए। धारा 58 उपधारा सी के अनुसार जब बंधकदाता संपत्ति को इस शर्त पर बंधकधारी को बेच देता है कि अगर आरण समय पर चुका दिया गया तो विक्रय अमान्य हो जाएगा, और अगर आरण नहीं चुकाया गया तो विक्रय पूर्ण और वैध हो जाएगा, तो इसे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहा जाता है। मुख्य तत्व कुछ इस प्रकार हैं। एक प्रतीत होने वाली बिक्री होती है। विक्रय एक शर्त पर निर्भर करता है, और अगर आरण नहीं चुकाया गया तो संपत्ति स्थायी रूप से बंधकधारी की हो जाती है। उदाहरण के लिए, गीता ने सीमा से 5 लाख रुपए उधार लिए और अपनी जमीन इस शर्त पर सीमा के नाम बेच दी कि अगर 3 साल में पैसा वापस मिल गया तो विक्रय रद्द हो जाएगा। अगर गीता पैसा नहीं लौटा पाती तो जमीन की बिक्री पूर्ण मानी जाएगी। यह सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। एक प्रसिद्ध केस लॉ है भोजू मंडाल बनाम देबनाथ भगात ईयर 1963, सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 1906। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विक्रय और शर्त दोनों एक ही दस्तावेज में हो तो उसे सशर्त विक्रय माना जाएगा, अन्यथा पूर्ण विक्रय हो सकता है। अब इन दोनों बंधकों के बीच सरल शब्दों में प्रमुख अंतर समझिए। इच्छा की अभिव्यक्ति अंग्रेजी बंधक में बंधकदाता आरण चुकाने की स्पष्ट प्रतिज्ञा करता है, जबकि सशर्त विक्रय में ऐसा कोई वादा नहीं होता, केवल शर्त जुड़ी होती है। स्वामित्व का स्वरूप अंग्रेजी बंधक में स्वामित्व पूरी तरह बंधकधारी को स्थानांतरित हो जाता है, जबकि सशर्त विक्रय में वह केवल दिखावटी होता है, यानी एक तरह से ऑस्टेंसिबल सेल ही होता है। पुनः हस्तांतरण अंग्रेजी बंधक में आरण चुकाने पर संपत्ति वापस मिल जाती है, लेकिन सशर्त विक्रय में आरण न चुकाने पर संपत्ति स्थायी रूप से बंधकधारी की हो जाती है। दस्तावेज की प्रकृति के बारे में बात करें तो अंग्रेजी बंधक में यह स्पष्ट बंधक होता है, वहीं सशर्त विक्रय में बिक्री जैसा समझौता होता है जिसमें बंधक की शर्त जुड़ी होती है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में यह आवश्यक है कि विक्रय और शर्त दोनों एक ही दस्तावेज में हों, वरना वह असल में वास्तविक विक्रय मानी जाएगी। अंग्रेजी बंधक केवल उन्हीं क्षेत्रों में मान्य है जहां सरकार ने इसे वैध घोषित किया हो, जैसे कि भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में। मुल्ला, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक प्रमुख टिप्पणीकार हैं, उनके अनुसार अंग्रेजी बंधक में बंधककर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी आवश्यक होती है, जबकि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सर फ्रेडरिक पॉलक का मत है कि बंधक का मूल स्वभाव सुरक्षा है, स्थानांतरण नहीं। अंग्रेजी बंधक इस सिद्धांत का सख्ती से पालन करता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी बंधक और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक दोनों ही आरण की सुरक्षा के साधन हैं,
परंतु उनकी संरचना, प्रभाव और विधिक परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर है। एक में स्पष्ट आरण चुकाने का वादा होता है, वहीं दूसरे में संपत्ति की शर्तीय बिक्री होती है। न्यायालयों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि इन दोनों को पहचानने में दस्तावेज की भाषा, उद्देश्य और पक्षकारों की मंशा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धन्यवाद।